हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 बराबर 0 के लंब कोणीय वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ है। यहाँ पे देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि वृत्त वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g1x प्लस में 2f1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है, तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0 लंब कोणीय हो। अगर ये दोनों वृत्त लंब कोणीय हो तो यहां से देखो क्या प्रतिबंध आता है, 2g1g2 प्लस में 2f1f2। इसका जो मान है किसके बराबर आता है, c1 प्लस में c2 के बराबर आता है, अगर ये दोनों वृत्त लंबकोणीय हो रहे हो। ठीक है, तो अब देखो हमारे सवाल में जो ये दोनों वृत्तों के समीकरण दिए हुए हैं इनके लंबकोणीय वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना दिए गए दोनों वृत्तों का लंबकोणीय वृत्त लिख लेते हैं। लंबकोणीय वृत्त C, जिसका समीकरण हम मान रहे हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ये हमने समीकरण मान लिया है। तो अगर ये इन दोनों वृत्तों के लिए, यहाँ पे देखो इसका केंद्र क्या आ जाएगा, इसका अगर हम केंद्र लिखे ना C का, तो केंद्र इसका आता है -g, -f। ठीक है, तो ये जो C वृत्त है ये दिए हुए दोनों वृत्तों के लंबकोणीय है, तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा देते हैं ये। ठीक है, तो 2 गुणा में g1 का मान देखो पहले वृत्त में x के गुणांक का आधा कर लेते हैं तो 2 आ जाएगा, गुणा में देखो g प्लस में देखो 2 गुणा में पहले जो वृत्त का समीकरण है उसमें y के गुणांक का आधा क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, और यहाँ पे f बराबर में देखो क्या आ जाएगा, c1 प्लस में c2 यानी कि 9 प्लस में c, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको सरल करते हैं तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, 4g माइनस में 6f बराबर में 9 प्लस c, ये आ गया। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। फिर देखो ये जो वृत्त हमने माना है ये दूसरे वृत्त के साथ भी लंबकोणीय है, तो यहाँ पर पुनः हमने प्रतिबंध लगाया, तो 2 गुणा में देखो इसके लिए g1 का मान क्या आ जाएगा, -2, गुणा में आ जाएगा g। ठीक है, फिर प्लस में देखो 2 गुणा में यहाँ पर y के गुणांक का आधा कर देते हैं, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर f बराबर में देखो c प्लस में 4 आ जाएगा ना। ठीक है, अचर पद दोनों c और 4 हो गए। तो अब देखो यहाँ पर -4g प्लस में 6f बराबर में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, c प्लस 4। इसको समीकरण 2 बोलते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं हम, किसको, जो c का मान है ना वो उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखो समीकरण 1 से पहले c का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से अगर हम c लिखना चाहें तो देखो इस 9 को उस तरफ भेजेंगे तो 4g माइनस 6f माइनस में 9 आ जाएगा। अब ये मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो देखो -4g प्लस में 6f बराबर में देखो c है, तो c का मान क्या है, 4g माइनस 6f माइनस 9, और यहाँ पर देखो प्लस में 4 है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये -4g उस तरफ गया और इस -6f को इस तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पे 12f आ जाएगा बराबर में 8g। ठीक है, -9 प्लस 4 माइनस का 5 बन जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो इस 12f को उस तरफ लेके जाते हैं तो 8g माइनस 12f, ठीक है, -5 बराबर में 0, ये बनेगा। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या बोला था, केंद्र जो -g और -f है। ठीक है, तो यहाँ पर -g का पद बनाने के लिए -8 लिख दिया, गुणा में -g लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में यहाँ पर 12 गुणा में -f लिख दिया, -5 बराबर 0। अब केंद्र का बिंदुपथ निकालने के लिए ये जो -g और -f है इनके स्थान पर हम x और y रख देंगे। बिंदुपथ निकालने के लिए यही करते हैं हम, तो -8x और यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, 12y -5 बराबर में 0। अब पदों को वापस उस तरफ लेके गए तो 8x माइनस 12y प्लस में 5 बराबर 0, तो ये आएगा बिंदुपथ। तो देखो 8x माइनस 12y प्लस 5 बराबर 0, यानी कि विकल्प C जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।